नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 9 जिसका नाम है आंतरिक साज सज्जा पार्ट 1 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक में यूनिट 3 का 9th चैप्टर आंतरिक साज सज्जा। सबसे पहले गृह उपकरण होम फर्नीचर। गृह उपकरणों के अंतर्गत घर के काम में आने वाले सभी साज सामान जैसे कि चारपाई, तख्त, बेंच, कुर्सी, सोफा, मेज, कालीन, दरी, पर्दा इत्यादि आते हैं, जिनका हम घर में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। इनमें कुछ चीजें तो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हैं और कुछ शौक की हैं, जिनसे हमारी मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ती हैं। गृह उपकरण व्यक्ति विशेष की आर्थिक अवस्था तथा अभिरुचि को प्रतिबिंबित करता है, अतः घर के साज सामान को देखकर ही उसमें रहने वाले की अभिरुचि का बहुत हद तक पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त घर कितना ही सुंदर क्यों न हो, बिना अच्छे उपकरणों के वह मन को नहीं भाता। और अब टॉपिक है गृह उपकरण की विशेषताएं। स्पेशलिटीज ऑफ होम फर्नीचर। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि प्रत्येक सुंदर और आरामदेह घर के लिए यथोचित आवश्यक गृह उपकरण जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि उपकरण कैसे हों, कितने हों और किस कोटि के हों, यानी कैसी क्वालिटी हो और इनकी संख्या क्या हो। गृह उपकरणों की संख्या, प्रकार और किस्म गृह स्वामी या स्वामिनी की आर्थिक अवस्था, अभिरुचि, संस्कृति, जलवायु, सामाजिक अवस्था इत्यादि पर निर्भर है। क पॉइंट संपन्न घरों में इनरिच हाउसेस। सुसंस्कृत संपन्न घरों के गृह उपकरणों में सोने के लिए गद्देदार पलंग, बैठने के लिए अच्छी अच्छी गद्देदार कुर्सियां, लिखने पढ़ने के लिए सेक्रेटरिएट टेबल और किताबों को रखने के लिए सुंदर अलमारियां, रोशनी के लिए बिजली के टेबल लैंप, अतिथि कक्ष यानी ड्राइंग रूम के फर्श पर सुंदर कालीन, सोफा सेट इत्यादि का प्रयोग होता है। ख पॉइंट उच्च मध्यम श्रेणी के घरों में इन अपर मिडिल क्लास हाउसेस। उच्च मध्यम श्रेणी के सुसंस्कृत परिवारों में सोने के लिए साधारण पलंग, चारपाई या तख्त का प्रयोग होता है। इनके पठन कक्ष में साधारण कुर्सियां, साधारण मेज, मामूली अलमारी आदि रहते हैं। अतिथियों का औपचारिक रूप से सत्कार करने के लिए इनके पास अतिरिक्त कमरे नहीं होते। बहुधा पठन या शयन के कक्ष में ही ये अतिथियों का स्वागत करते हैं। ग पॉइंट मध्यम श्रेणी के घरों में इन मिडिल क्लास हाउसेस। मध्यम श्रेणी के परिवार में सोने के कमरे में पलंग का अभाव रहता है। सोने के लिए ये साधारण चारपाई या तख्त आदि काम में लाते हैं। इनके घरों में अतिथि सत्कार या अध्ययन के लिए अलग अलग कमरे नहीं होते। बहुधा शयन कक्ष में ही एक बगल में मेज और कुर्सियां पड़ी रहती हैं, जो पढ़ने या अतिथि सत्कार के लिए काम में लाई जाती हैं। और निम्न मध्यम श्रेणी के परिवार में सोने, उठने बैठने और पढ़ने लिखने और अतिथि सत्कार के लिए भिन्न भिन्न कमरे नहीं होते। बहुधा एक ही कमरा सोने, उठने बैठने तथा पढ़ने के काम में लाया जाता है। परिवार के लड़के लड़कियां बरामदे पर ही तख्त या जमीन पर पढ़ते हैं। इनके कमरे में बहुधा एक दो तख्त या टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी रहती हैं, जो सोने या अतिथि सत्कार के काम में आती हैं। घ पॉइंट निम्न श्रेणी के घरों में इन लोअर क्लास हाउसेस। निम्न श्रेणी के परिवार में लोग जमीन पर ही चटाई, कंबल आदि बिछाकर सोते हैं। गरीब परिवार में गर्मी में लोग खाली जमीन पर और जाड़े में पुआल पर सोते हैं और वहीं पर अतिथि सत्कार भी करते हैं। और अब
गृह उपकरण कैसे हों? गृह उपकरण घर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। घर का प्रत्येक उपकरण मजबूत, टिकाऊ, सुंदर और सुरुचिपूर्वक होना चाहिए। इसका ध्यान रखना उचित है। शीत प्रधान देशों के संपन्न सुसंस्कृत परिवारों में बैठक तथा अन्य कमरों में मोटे रोएदार फारसी कालीन बिछे रहते हैं। हमारे जैसे गर्म और आर्द्र जलवायु वाले देश के लिए कालीन उपयुक्त नहीं है। उष्ण और आर्द्र जलवायु में ऊनी कालीन जल्द खराब हो जाते हैं और इनमें कीड़ा लग जाता है। हमारे यहाँ धूल अधिक उड़ती है, फलतः इसमें धूल, मैल आदि शीघ्र ही बैठ जाते हैं, जिसकी सफाई मुश्किल से होती है। हमारे यहाँ गर्मी में आंधी चलती है, धूल से कमरा भर जाता है। भारी गद्देदार सोफा सेट को हटाकर प्रत्येक दिन कमरे को साफ करना मुश्किल हो जाता है। अतः हमारे यहाँ के गृह उपकरण यथासाध्य हल्के, मजबूत, सुरुचिपूर्ण और सस्ते हों, इसका ख्याल रखना चाहिए। और अगला पॉइंट है गृह उपकरणों की कोटि, संख्या आदि। घर के साज सामान का स्वरूप, कोटि, संख्या और सुंदरता परिवार की आर्थिक अवस्था, संस्कृति और अभिरुचि पर निर्भर है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोने का प्रबंध अलग अलग होना चाहिए। आर्थिक अवस्था के अनुसार हर एक के लिए सोने के पलंग, चारपाई या तख्त की व्यवस्था अलग अलग हो। इसी प्रकार पढ़ने लिखने के लिए मेज, कुर्सियों आदि का भी इंतजाम हो। संक्षेप में परिवार की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखकर ही घर के उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला टॉपिक है होम डेकोरेशन, गृह अलंकरण। सुसंस्कृत संपन्न परिवारों के कमरों को अलंकृत करने के लिए इनकी दीवारों पर रंगीन भित्ति चित्र, कागज, वॉल पेंटिंग पेपर चिपकाते हैं या दीवारों पर डिस्टेम्पर की जाती है या इन पर सुरुचिपूर्ण रंग चढ़वा दिया जाता है। घर के प्रत्येक दरवाजे और खिड़की पर सुंदर पर्दे लगा दिए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार कमरों के फर्श पर कालीन, दरी आदि बिछे रहते हैं। अतिथि का कमरा सुंदर गद्देदार सोफा सेट, दीवान, तिपाई, गोल मेज, फूलदान, लैंप, पंखे इत्यादि द्वारा अलंकृत किया जाता है। सुसंस्कृत संपन्न परिवारों जैसे ही साधारण सुसंस्कृत परिवारों के कमरे भी अलंकृत किए जाते हैं, लेकिन इनके उपकरणों में महंगी सुंदरता नहीं रहती। और अब गृह अलंकरण के आधार। गृह अलंकरण निम्नलिखित बातों पर आधारित है। नंबर 1, आर्थिक अवस्था, फाइनेंशियल कंडीशन। गृह अलंकरण बहुत हद तक परिवार की आर्थिक दशा पर निर्भर है। हमारा देश गरीब है। हमारे यहाँ बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों को 2 जून भोजन भी नहीं मिलता। फिर गृह की सजावट के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए? दूसरा पॉइंट, कला ज्ञान, आर्टिस्टिक सेंस। गृह अलंकरण के लिए बहुत सी कलाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जिनमें वस्तुओं के रंगों का सुमेल, संतुलन, भाव इत्यादि प्रमुख हैं। सुमेल से वस्तुओं का आकार, रंग, संख्या, स्थिति आदि पर विचार करना पड़ता है। यदि कमरा बहुत बड़ा हो और उसमें बहुत छोटी कुर्सियां रख दी जाएं, तो सुमेल ठीक ना होगा। कमरा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह छोटे कमरे में यदि भारी भारी कुर्सियां रख दी जाएं, तो वह बेमेल दिखाई पड़ेगा। अतः कमरे के फैलाव को ध्यान में रखकर कुर्सियों के आकार, संख्या आदि पर विचार करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, रंग ज्ञान, कलर सेंस। इसी प्रकार यदि कमरे की दीवारें लाल रंग की, पर्दे हरे और टेबल कुर्सियां आदि काले रंग की होंगी, तो कमरा विचित्र दिखाई पड़ेगा। अतः कमरे को अलंकृत करते समय उसकी दीवार, पर्दे और उसमें रखी हुई कुर्सियों आदि के रंगों में सुमेल हो, इस पर ध्यान रखना जो है वो उचित है। रंगों में सुमेल होने पर कमरा सुंदर, मनमोहक, सुरुचिपूर्ण और आकर्षक दिखाई पड़ता है। चौथा पॉइंट, भाव ज्ञान, एस्थेटिक सेंस। प्रत्येक गृहिणी को भाव ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में बहुमूल्य वस्तु और सुंदर से सुंदर अलंकरण की वस्तुओं के रहते हुए भी घर भद्दा, अनाकर्षक और अरुचिपूर्ण दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए सोने के कमरों में गंदे कपड़ों के ढेर, अतिथि सत्कार के कमरों में कपड़ों के बड़े बड़े संदूक, पिटारे, रसोई के बर्तन। अतः घर की उचित जो वस्तुएं हैं वो उचित स्थान पर ऐसे व्यवस्थित तरीके से सजाकर रखी जानी चाहिए कि कमरे देखने में सुंदर और सुरुचिपूर्ण मालूम पड़े। पांचवा पॉइंट, अनुपात और संख्या ज्ञान, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। कमरों की सजावट में वस्तुओं के अनुपात और संख्या का ज्ञान आवश्यक है।
उदाहरण स्वरूप बड़े कमरे में बड़ी बड़ी कुर्सियां और छोटे कमरे में छोटी छोटी कुर्सियां आदि रखी जानी चाहिए। इस प्रकार बड़े कमरे में छोटी छोटी तथा कम संख्या में कुर्सी मेजें आदि वैसी भली नहीं जचती जैसे कि छोटे कमरे में बड़ी बड़ी अलमारियां, बड़ी बड़ी मेज और बृहत्काय सोफा सेट। छठा पॉइंट, संतुलन, बैलेंस। गृह अलंकरण में रंग अनुपात के साथ साथ संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए रसोई घर में बहुमूल्य और सुंदर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के साथ टूटी फूटी पीतल और एल्यूमीनियम की देगची, पतीली, गिलास इत्यादि ना रहे। घर के प्रत्येक कमरे की सजावट इस प्रकार ना हो कि रसोई घर और अतिथि घर ना बनकर कबाड़ी खाना बन जाए। सातवां पॉइंट, सुरुचि यानी टेस्ट। घर या कमरे का सुंदर होना बहुत हद तक व्यक्ति या परिवार की संस्कृति और सुरुचि पर भी निर्भर है। प्रायः सुंदर से सुंदर और सजावट के महंगे सामानों के रहते हुए भी वे अव्यवस्थित और कुरुचिपूर्ण ढंग से रखे रहने के कारण सजावट को भद्दा बना देते हैं। हमारे यहाँ के संपन्न लेकिन असंस्कृत और कुरुचिपूर्ण परिवारों में प्रायः ऐसा ही पाया जाता है। इनके अतिथि घर के कालीन पर धूल की परत जमी रहती है, सोफा सेट पर तेल के धब्बे लगे रहते हैं, चादर पर मैल जमी रहती है, तिपाई का कोई पांव टूटा रहता है, पीकदान पान की पीक से भरा रहता है, सिगरेट के बचे हुए टुकड़े या दिया सिलाई की बुझी हुई तीलियां फर्श पर बिखरी पड़ी रहती हैं। अतः प्रत्येक कमरे की सजावट सुरुचिपूर्ण हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। अगला टॉपिक है कक्ष अलंकरण, रूम डेकोरेशन। कमरे की दीवारों का अलंकरण, डेकोरेशन ऑफ वॉल्स ऑफ द रूम। कमरे की रंगीन दीवारें देखने में बहुत सुंदर मालूम पड़ती हैं, अतः कमरे की दीवारों पर उपयुक्त रंग चढ़वा देना चाहिए। सफेद रंग की दीवारें प्रकाश की किरणों को अधिक परावर्तित करती हैं, अतः दिन या रात में ऐसा कमरा अधिक प्रकाशित दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत काले या गाढ़े रंगों से पुती हुई दीवारें प्रकाश की किरणों को अधिक शोषित और कम परावर्तित करती हैं और इस कारण कमरा अपेक्षाकृत कम प्रकाशित दिखाई पड़ता है। अतः उपयोगिता के अनुसार कमरे की दीवार पर रंग चढ़वा देना उचित है। कमरे के फर्श, फ्लोर ऑफ द रूम। संपन्न घरों के कमरों में फर्श पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कालीन, दरी आदि बिछाई जाती है, जिससे कमरों की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन भारी मोटे कालीन की सफाई नियमित तथा ठीक ढंग से नहीं हो सकती। अतः यदि फर्श पर कालीन या दरी का उपयोग करना हो तो वे यथासाध्य हल्की हों, ताकि उनकी सफाई नियमित रूप से की जा सके। कमरे का फर्श रंगीन या सुरुचिपूर्ण होने पर कालीन या दरी अनावश्यक हो जाती है। गांवों में कमरे का फर्श प्रायः कच्चा होता है। ग्रामीण इसे सड़े गोबर, मिट्टी आदि से लीप देते हैं, जिससे फर्श नम और बदबूदार बना रहता है। फर्श को समतल और चिकना करने के लिए स्वच्छ मिट्टी और जल का प्रयोग करना ही उचित है। यदि मकान कच्चा हो तब भी फर्श का पक्का रहना स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। प्रत्येक दिन फर्श को फिनाइल मिश्रित जल से जरूर पोंछ देना चाहिए। और अब कमरे के पर्दे, कर्टन्स फॉर द रूम। पर्दे का मुख्य उद्देश्य है सूर्य की तीव्र चकाचौंध पैदा करने वाली किरणों से रक्षा करना, धूल आदि को अंदर न आने देना तथा कमरे की शोभा बढ़ाना। अतः कमरे की खिड़कियों और दरवाजों पर कमरे के रंग के अनुरूप मैचिंग पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। मोटे तथा गाढ़े रंग के पर्दे से प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, गर्मी में कमरा ठंडा लगता है। ऐसा पर्दा जाड़े में ठंडी हवा को कमरे में नहीं आने देता, जिससे कमरा गर्म रहता है। कढ़े हुए या छपे हुए रंगीन पर्दे कमरे की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। और अगला पॉइंट है कमरे के कास्ट फर्नीचर, वुडन फर्नीचर फॉर द रूम। कमरे में कास्ट फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, पलंग, रैक, खूंटी, स्टैंड इत्यादि ये संख्या में उतने ही रहने चाहिए जितने नितांत आवश्यक हों। बहुधा लोग कमरों में इतनी अधिक संख्या में कुर्सी, मेज, अलमारी इत्यादि रख देते हैं कि आने जाने में रुकावट के साथ साथ वायु आवागमन में भी रुकावट होती है। भारी सामानों के रहने से इन्हें हटाकर कमरे को साफ करने में भी असुविधा रहती है। साथ ही दिन में उनके नीचे मच्छर छिपे रहते हैं। अव्यवस्थित रूप से अत्यधिक सामान रहने से कमरा देखने में भी भद्दा मालूम पड़ता है। अतः आवश्यकता से अधिक काष्ठ के सामान कमरे में ना रहें और जो रहें वे सुंदर, हल्के, टिकाऊ एवं सुरुचिपूर्ण हो।
साथ ही समय समय पर इनमें पॉलिश लगती हो। पॉलिश उजड़ा सामान देखने में भद्दा मालूम पड़ता है। अगला पॉइंट, कक्ष अलंकरण की अन्य वस्तुएं, अदर आइटम्स फॉर डेकोरेटिंग अ रूम। कमरों को अलंकृत करने के लिए स्थान विशेष पर फूलों के गमले या गुलदस्ते रखे जा सकते हैं, किंतु जरूरी है कि प्रतिदिन सवेरे और संध्या के समय गुलदस्ते के फूल बदल दिए जाएं। इसी प्रकार मैले होने पर या कम से कम प्रत्येक सप्ताह मेजपोश यानी टेबल क्लॉथ भी अवश्य बदल दिया जाना चाहिए। समय समय पर और विशेषकर संध्या के समय में धूप, गुग्गल या अगरबत्ती जलाने से कमरे का वातावरण शुद्ध, सुगंधित और मनमोहक हो जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।